हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज हम कंप्लीट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन और डायमेंशन फार्मूलाज बना सकेंगे कि किस तरीके से हम डायमेंशन फार्मूलाज बनाते हैं। इसलिए हम डायमेंशन फार्मूला के ऊपर आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फिजिक्स। आखिर फिजिक्स क्या है। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन हमको यही नहीं पता फिजिक्स क्या है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स। तो देखो बच्चों, जब आप 8th क्लास में थे, जब आपके साइंस में से कोई भी पार्ट डिवाइड नहीं हुआ था, क्या जब आप 8th क्लास में थे तो आपका साइंस सब्जेक्ट में से कोई से भी पार्ट्स डिवाइड नहीं हुए थे। ठीक है, तब आप फिर जैसे ही आप 9th क्लास में आए थे तो क्या हुआ था, आपके अलग अलग सब्जेक्ट हो गए थे। एक फिजिक्स हो गया था, उसमें से एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री, इस तरीके से 3 अलग अलग पार्ट्स बन चुके थे। तो हम केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते आ रहे थे। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस बनाना सीखी थी, सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स के बारे में, मेटल्स, नॉन मेटल, ये सब मेटल्स वगैरह, ये सब किस में पढ़ते आ रहे हैं, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं। किसमें? केमिस्ट्री में। उसी तरीके से हम बायोलॉजी में क्या पढ़, लिविंग थिंग्स के बारे में, और जैसे कि हम बॉडी पार्ट्स के बारे में, लिविंग थिंग्स की बॉडी पार्ट्स के बारे में, उनके अंदर क्या कैसी प्रोसेस हो रही, तो ये सब हम किस में पढ़ते आ रहे हैं, ये सब हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। अब हमें मेन बात करना है फिजिक्स। आखिर फिजिक्स क्या है। तो देखो बच्चों, अभी तक आप फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं, वही हमारी फिजिक्स होगी। अभी तक आपने फिजिक्स में क्या पढ़ते आ रहा है कि दिन किस तरीके से हो रहा है, रात किस तरीके से हो रही है, रेन, थंडरिंग, ये सब आप किस में पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स में। ये हमारा रेनबो, ये कलर का फॉर्मेशन, ये सब आप फिजिक्स में। और ये जितने भी हमारे फिनोमेनास हो रहे हैं, ये जितने भी हमारे कारण हो रहे हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना, ये अपने आप हो रहा है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम नेचुरल फिनोमेनास के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक देखो जितने भी पढ़ते आ रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो नेचुरल फिनोमेनास के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिजिक्स। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेनास। तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी about the natural phenomena। देखो नेचुरल फिनोमेनास क्या, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स हमारी क्या है, एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम नेचुरल फिनोमेनास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको फिजिक्स पढ़ गया। तो देखो बच्चों, अब हमें पढ़ना है इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बढ़िया सी एक कहानी सुनाता हूँ न्यूटन्स के ऊपर, जैसे कि आपने भी सुनी होगी है, क्योंकि उससे है ना आपको फिजिकल क्वांटिटी ईजिली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो देखो बच्चों, जो हमारे नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, इनको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या कर रहा है, इनको ऑब्जर्व कर रहा है। क्या, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको ऑब्जर्व। जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं फिर वो क्या कहने लगते हैं, इनके ऊपर लॉस देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं, इनके ऊपर लॉस देने लगते हैं। जैसे हम फेमस साइंटिस्ट की न्यूटन है, आइंस्टीन है, ये सब क्या कर रहा है, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इनके ऊपर पढ़ रहा है, फिर इन पर लॉस दे रहा है। तो हम ऐसी एक एग्जाम्पल लेते हैं न्यूटन के ऊपर। ठीक है, एप्पल वाले की, उनके ऊपर सिर के ऊपर एप्पल गिर जाता है। ये कहानी तो वैसे भी हम सुन चुके हैं, फिर भी हम इसी कहानी के मदद से फिजिकल क्वांटिटी को समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे एक तरीके से पेड़ है, और ये मान लिया हमारा इस तरीके से एप्पल लगा है, और नीचे हमारे न्यूटन बैठे हैं। मान लिया ये उनका चश्मा लग गया, और उनकी आँख बन गई, और ये इस तरीके से चश्मा, और उनके बाल तो कुछ ऐसे थे, बड़े बड़े से। ठीक है, इस तरीके से उनके बाल थे, और मान लेते हैं ये उनके हाथ पैर बना दिए। ठीक है, ये हमारे न्यूटन हो गए। अब ये कहानी तो आपने सुनी थी कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे, बुक पढ़ रहे थे, तो उनके ऊपर क्या करता है, एक एप्पल गिर जाता है। जैसे ये एप्पल गिर रहा है बच्चों, ये भी तो क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। एप्पल गिरा है, वो भी कैसा है, एक नेचुरल फिनोमेना। तो वो बोलते हैं कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ये सिर पर ही क्यों गिरा। तो फिर वो क्या करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और हमें बताते हैं ये किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटी के कारण। जो एप्पल हमारा नीचे गिरा है, ग्रेविटी के कारण दिया। और हमारे ये कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिनका नेम था हमारा सर आइजैक न्यूटन। इससे उन्होंने फिर हमको बताया ये किसके कारण हुआ था, ग्रेविटी के कारण। और उन्होंने हमें बताया, क्या एक्सप्लेन किया, कि अर्थ है जो अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, क्या इस एप्पल को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है बाय सम फोर्सेस, जिसका कौन सी फोर्स है, F = G m1 m2 अपन में r²। वैसे भी आप आगे जाके सब पढ़ोगे, 10th क्लास में भी आप 9
शायद आपने 9th क्लास में भी ये सब पढ़ चुके हो, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, कहने का मतलब क्या था, इस एक्सप्लेन को करने का मतलब क्या था, जो हमने आपको ये कहानी सुनाई फिर से, इसका मतलब ये था। देखो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है, दो हमारे मास पार्टिकल हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अपने आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय सम फोर्सेस से। कुछ फोर्स है F इज इक्वल टू में G m1 m2 अपॉन में r²। इस फोर्स से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो हमारा F है, जो हमारा G है, जो m1 है, m2 है, अपन जो r² क्या है, जो डिस्टेंस, ये जितने भी ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यही तो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। क्या फिजिकल क्वांटिटी, F है, G है, m1 है, m2 है, r² है, ये सब हमारी क्या फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसकी मदद से हम किसी फॉर्मूला, इक्वेशन या हमारे लॉस को एक्सप्लेन कर सके, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे नेचुरल फिनोमेना, ये क्या सा हो रहा था, हमारा नेचुरल फिनोमेना, इसलिए हमने आपको कराई, जो हमारा नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, इनको हम ऑब्जर्व कर सकें, किसी दूसरे को बता सकें, या फिर एक्सप्लेन कर सकें, क्या, या फिर मेजर कर सकें, उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि ये फोर्स है, लेंथ है, ये फोर्स है, m² है, m1 है, m2 है, ये सब क्या है हमारे, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्या है, ये सब हमारी फिजिकल क्वांटिटी, यही है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि हमारी एग्जांपल की लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, मीटर है, ये सब हमारी क्या है, एरिया है, ये सब हमारी क्या फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, तो ये सारी ही हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। इसलिए मैंने आपको ये छोटी सी कहानी सुनाई, ठीक है। तो आप इसको हेडिंग डालो, व्हाट इज फिजिक्स। फिर अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, उसकी हेडिंग लगती है। अब आपको समझ में तो आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो ठीक है, आप हेडिंग डालो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हेडिंग डालो फिजिकल क्वांटिटी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो यहां पे लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिससे हम मेजर कर सकें, या फिर जो हमारे नेचुरल फिनोमेना हो रहा है उन्हें एक्सप्लेन कर सकें, और उन्हें क्या लिखें, लॉ के फॉर्म में लिख सकें, वो क्या है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं आपको डेफिनेशन लिख लेता हूं फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे गई आ क्वांटिटी तो देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें, जो हमारी फिजिकल, जो हमारे नेचुरल फिनोमेना हो रहा है उन्हें हम एक्सप्लेन कर सकें, और क्या कर सकें, वेरियस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉ के फॉर्म में, और उन्हें एक्सप्रेस कर सकें किसके फॉर्म में, लॉस के फॉर्म में। तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरीके से लिखते हैं, PQ। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है N इंटू में म्यू, या फिर हम बोल सकते हैं इसे U म्यू। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा N होता है, ये क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। वैसे तो आप ये सब 9th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। और म्यू क्या है, ये हमारी यूनिट है, क्या है, यूनिट है। जो हमारे ये क्या है, न्यूमेरिकल। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है फोर्स इज इक्वल टू में 5 न्यूटन, फोर्स हमारे पास गिवन है, फोर्स क्या 5 न्यूटन। जो हमारी जो F है, जो 5 आ रहा है, ये 5 जी क्या हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो हमारी ये N है, ये क्या हमारी यूनिट है, और जो F है वो क्या होगा, हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना, ठीक है। अब देखो बच्चों, मान लीजिए हमने डिस्टेंस मान ली, यहाँ पे मान ली 5 किलोमीटर, ठीक है। जो हमारी डिस्टेंस यहाँ पे हो गई 5 किलोमीटर, तो ये 5 क्या हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हमारा, और किलोमीटर क्या हो जाएगा, किलोमीटर क्या हो जाएगा, यूनिट। तो हम इसको एक तरीके से भी तो और लिख सकते हैं, 5000 मीटर, 5000 मीटर। क्यों, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू में कितना होता है हमारा 1000 मीटर। तो उसी तरीके से हमने लिख दिया। तो ये भी तो बराबर है, जो ये क्या आ जाएगा हमारा N, और ये क्या आ जाएगा हमारा U। तो मान लेते हैं इसको N1 मान लेते हैं, इसको μ1, और ये हमारा हुआ है N2 μ2। तो जो हमारा N1 और जो μ1 इज इक्वल टू में क्या है, N2 इज इक्वल टू μ2, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये चाहे आप देखो, मान लीजिए ये आपकी डिस्टेंस है आपके घर तक की, चाहे आप इससे 5 किलोमीटर बोल दो, चाहे 500 मीटर बोल दो, बात बराबर होने वाली। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसलिए ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है, नोट बना लो, इस तरीके से ब्रैकेट बना लो, क्योंकि ये हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे जब कन्वर्ट्स करेंगे यूनिट्स को। क्या, जब जो हमारी यूनिट्स को हम एक दूसरे कन्वर्ट्स करेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला काम में आएगा। इसलिए हमने आपको फॉर्मूला ये अभी बता दिया। तो देखो बच्चों, यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो हमारा N
और म्यू है, ये कैसा है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है, जो हमारी डिस्टेंस है वो कैसी आ रही, कांस्टेंट आ रही। तो एन इंटू म्यू इज इक्वल टू, हम कांस्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि एन और म्यू ये आपस में इक्वल, इसलिए हमने डिस्टेंस को क्या लिख दिया, कांस्टेंट है। इसका मतलब जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि एन इज इक्वल टू में क्या हो जाता है, 1 में म्यू। क्यों, ये कांस्टेंट टर्म। देखो बच्चों एक बात बताओ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों आ रहा है। देखो हम जब अपनी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जब हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी कैसी है, कम है, तो हमारी यहाँ पे यूनिट ज़्यादा है, किलोमीटर। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो हमारी यूनिट क्या हो गई, कम। तो ये एक दूसरे के ये कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि हमारी यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, यदि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, न्यूमेरिकल वाली जो होगी तो यूनिट हमारी छोटी होती है। ठीक है, तो कुछ इसमें इतना ही सा टॉपिक था हमारा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वांटिटी कि हमारे कितने टाइप्स की क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो और एग्जांपल ये मान लिए, देखो जैसे कि हमारे एग्जांपल तो बहुत हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, जैसे कि लेंथ है, ब्रेथ है, ये सब हमारे एग्जांपल, ये सब क्वांटिटी के एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वांटिटी, कितने टाइप्स की क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूँ। तो बच्चों अब हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो बच्चों, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैगी ना, उनको दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला तो है हमारे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लासीफाई किया गया है कि किस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है और किस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता है, और दूसरा क्लासीफाई किया है डिपेंडेंसी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के ऊपर, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। और दूसरा हमारा किस में क्लासीफाई किया गया, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी। ठीक है, दो टाइप में क्लासीफाई किया गया। और जो हमारी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, मतलब किस क्वांटिटी के पास हमारा डायरेक्शन है और किस क्वांटिटी के पास हमारा डायरेक्शन नहीं है, तो ये भी हमारे कितनी क्वांटिटी में डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो पहला तो आ जाता हमारा स्केलर क्वांटिटी, पहला क्या आ जाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा आ जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी, जो कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, बस इसमें से अब आप आ चुके हो 11th क्लास में। तो बस थोड़ा सा चीज़ और जो जाएगी कि ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। यदि हमारे वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा तो उसी को बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। यदि कोई हमारी क्वांटिटी है वो वेक्टर लॉ को फॉलो कर रही है, या जो हमारा जो एंगल उनमें मैटर कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे बोलेंगे, अ क्वांटिटी which has magnitude and direction। क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो और साथ ही साथ में क्या हो, एंड जब उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें, एंड देयर एडिशन, जब हम उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो किस पे मैटर करना चाहिए, एंगल पर, डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। ठीक है, मैं थोड़ा इसको भी बताऊंगा क्या एंगल मैटर करना चाहिए। तो देखो अब उसके बाद हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी स्केलर क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, हमारा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, इसके पास ही मैग्नीट्यूड, पर जो हमारी स्केलर क्वांटिटी हैगी ना, इसमें क्या ना हो, हमारे पास डायरेक्शन नहीं रहता है, और साथ ही साथ में ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो। यहाँ पर देखो हमारा एंगल बिटवीन, एंगल मैटर करे, या फिर हम इसे रख सकते हैं लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर बोल सकते हैं जो हमारे लॉस हैंगे ना वेक्टर के, वो भी फॉलो करें। या तो आप एंगल लिख दो या फिर लिखो लॉस ऑफ वेक्टर, ये भी लिख सकते हो। और इसमें भी हमारा साथ में करिए लॉस ऑफ वेक्टर, जो हमारे वेक्टर के लॉस होते हैं ना, उनको भी फॉलो नहीं करता है गाजी। या फिर कह सकते हैं एंगल, जो इसमें एंगल मैटर नहीं करता है, इसमें हमारा एंगल मैटर करता है, इसमें हमारा एंगल मैटर करता है, इसमें हमारा एंगल मैटर नहीं करता है। तो देखो अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, अब बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हमने ले लिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक पैकेट लिया है चावल्स का। ठीक है, उसमें हमारे 5 किलो चावल है। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों, अब मैं हमारी 2 किलो चावल और लेकर आते हैं। ठीक है, अब हमने इधर से डाले या फिर इधर से डाले,
या फिर इधर से डाले या फिर इधर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको क्वांटिटी कितनी मिलने वाली है 7 kg, तब भी आपका रिजल्टेंट कितना आएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा 7 kg हो जाएगा ना। चाहे आप इधर से डाल दो चाहे उधर से डाल दो, एंगल मैटर नहीं कर रहा। अब आपको देखो ऐसी एक तो ऐसी इसमें हमारा मास, तो इससे पता चलता है मास कैसा हमारा स्केलर क्वांटिटी। मैं यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की एग्जाम्पल लिखूंगा, ठीक है, स्केलर, और यहाँ पे लिखूंगा वेक्टर क्वांटिटी के, ठीक है। इस पहला तो हो जाएगा मास। अब स्पीड आप कितनी स्पीड मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहे हो। हमने लगा 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये हमारी स्पीड है, डायरेक्शन नहीं है इसके पास, तो ये भी हमारी कैसी स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी बहुत सी हो सकती है। टेम्परेचर कितना गर्म है, हमें वो नहीं पता कितना गर्म है, कितना ज़्यादा गर्म है ये हमें नहीं पता, कितना गर्म है, किस डायरेक्शन गर्म है ये नहीं। ऐसी वर्क, हम वर्क की बात करते हैं, क्या वर्क, आपने कितना वर्क किया, 2 जूल वर्क किया, 3 जूल वर्क किया, 4 जूल किया, 10 जूल किया, लेकिन ये नहीं पता किस डायरेक्शन में। ये थोड़ी पता चल सकता किस डायरेक्शन में हमने वर्क किया है। हमारे लिए वर्क कितने जूल वर्क किया, 5 जूल किया, 6 जूल किया। तो ये सारे एग्जांपल किसके, स्केलर क्वांटिटी का। देखो इसमें हमारा डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा, आप कहीं से भी डाल दो। लेकिन अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब देखो हमने बोला आपसे बोला कि आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, और हमने डायरेक्शन दे दिया, प्लस डायरेक्शन दे दिया किसमें, ईस्ट में। आपने बोल दिया आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में, तो हम जैसे इसमें डायरेक्शन दिया तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसे, वेलोसिटी बोलेंगे। जब यदि हमने उसमें क्या लगा दिया, डायरेक्शन नोट ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा वेलोसिटी। ऐसी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ऐसी मान लीजिए फोर्स का, ठीक है, फोर्स 5 न्यूटन फोर्स, हमने बोला एक बॉक्स है, मान लीजिए इस पे फोर्स, ये हमारा ये बॉक्स है, मान लीजिए ये फोर्स लगा रहा है। अब हमें किसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगाएंगे, इस तरफ लगा रहा है, तो हमने इसको क्या दिया, डायरेक्शन दे दिया, कितने की लगाया, 5 न्यूटन फोर्स। अब देखो जैसे ही हमने नेट दिया तो इसमें एंगल मैटर कर गया। अब मान लीजिए हमने दूसरी तरफ से इधर से भी फोर्स लगा रहे थे 3 न्यूटन की, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, देखना समझना भी, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, 2 न्यूटन आ रहा है। अब आपका होगा इसमें एंगल मैटर का कर रहा है। तो देखो बच्चे ये पूरे इस लाइन को ज्वाइन कर दो, तो एक तरीके से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है। अब मान लीजिए मैंने इन दोनों को यहाँ से लगाया, अब देखो अब यहाँ पे किया, तो यहाँ पे इधर और यहाँ से वापस, अब ये दोनों फोर्स एक ही साइड से लगाई, तो हमारा अब कितना हो जाता है 8। तो इधर को क्या 8 न्यूटन की फोर्स लगी, अब यहाँ पे माइनस हो गया, हमारी कितनी बच रही थी, 2 न्यूटन की फोर्स बच रही थी। हमारी रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही थी, 2 न्यूटन की लग रही थी। अब हमने एक ही डायरेक्शन में से लगा रहे, तो हमारी टोटल ओवरऑल फोर्स इस तरफ कितने को जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट 8 न्यूटन की स्पीड से, क्या 8 न्यूटन लगेगी ना इस पर फोर्स, 8 न्यूटन लग रही, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। देखो हमने इसमें बताया, इसमें हमने इधर से भी डायरेक्शन डाला है, तब भी हमारा टोटल कितना आ रहा है 7 kg ही आ रहा है, चाहे आपने इस एंगल से डाला या फिर इस एंगल से। लेकिन हमने इसमें एंगल चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज किया, वेक्टर को चेंज कर दिया, इस तरफ से ही दोनों कर दिए, तो देखो यहाँ पे हमारे नंबर चेंज हो गए। ऐसी एक एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये देखो अब हम निकालने की फाइंड नहीं करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से लगाई फोर्स, कुछ फोर्स इधर से इस तरफ से लगा दी, और इस तरफ से लगा दी हमने 5 न्यूटन, और इस तरफ से लगा दी हमने 3 न्यूटन की फोर्स लगा दी, ठीक है। तो हमारी ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ लगेगी। ये अब देखो आंसर अभी निकाल के नहीं बताएंगे, ये आप आगे पढ़ोगे हम किस तरीके से, तो आपकी ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ लग रही है। ये देखो ऐसी रिजल्टेंट फोर्स लगी, कुछ ना कुछ तो लगेगी। तो इसमें देखो हमारा एंगल मैटर कर रहा है, एंगल क्या, इसमें हमारा एंगल मैटर कर रहा है। यदि आप इसका एंगल चेंज कर दोगे, थोड़ा सा एंगल चेंज कर दोगे, तो आपका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसमें मैटर कर रहा है, एंगल मैटर कर रहा है, लेकिन इसमें हमारा एंगल मैटर नहीं करता। इसमें हमारा एंगल मैटर नहीं कर रहा। आप चाहे इधर से चावल डाल दो, उधर से चावल दो, किसी भी तरफ से डाल दो, तो ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गई, और वेक्टर क्वांटिटी आपको अच्छे समझ। एक टाइप की क्वांटिटी होती है हमारी टेंसर क्वांटिटी, कि हमारी टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, वैसे हम आगे जाके बताएंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टेंसर क्वांटिटी एक टाइप की और क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है, इसके पास हमारे पास मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ ही साथ में क्या होता है, डायरेक्शन हमने लिख दिया यहाँ पे। इसके पास साथ ही साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। और एक चीज नहीं होती इसके पास, क्या नहीं होता, लॉस ऑफ वेक्टर। इसके पास लॉस ऑफ वेक्टर नहीं होते, या फिर ये इसके पास क्या नहीं, एंगल पर डिपेंड नहीं करता। क्या एंगल, जो हमारा बिटवीन एंगल बचेगा ये डिपेंड नहीं करता। देखो मैं इसको बढ़िया सा एग्जांपल लेके बताता हूँ करंट के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एग्जांपल देखो, मान लीजिए हमने ये करंट है, ये करंट इस तरीके से करंट जा रहा है, तो हमारा कुल ओवरऑल इस तरीके से करंट चला जाएगा, ये जा रहा। और मान लीजिए ये देखो, ये हमने यहाँ एंगल चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे एंगल, मान लीजिए यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है,
यहाँ पे 4 एम्पियर जाए, तो हमारा ओवरऑल 6 एम्पियर जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 4 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पे भी ओवरऑल हमारा 6 एम्पियर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये देखो, ये जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ 90 डिग्री का बन रहा था, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर लिया था। मान लीजिए यहाँ पे हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया था, तब भी करंट इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये कैसी है, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन एंगल मैटर नहीं करता। एंगल मैटर नहीं करता, या फिर कह सकते हैं वेक्टर, वेक्टर इस पर मैटर नहीं करता। जो हमारे वेक्टर के लॉ है ना, इस पर वो अप्लाई नहीं होती, ठीक है। इसलिए हमारा एक तरीके से ये स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी। कैसा काम कर रहा है ये, टेंसर क्वांटिटी जैसा काम कर रहा है। इसको कौन सी क्वांटिटी है, एक एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल में डाले ना करंट। और भी हैं एग्जांपल, जब हम आगे चैप्टर आएगा ना उसमें बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी के ऊपर। आप इसको नोट करो, डिपेंडेंसी किसके ऊपर, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, देयर डिपेंडेंसी, ठीक है। तो इसको भी हमारा 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। जैसे वो क्लासीफाई किए गए थे हमारे डायरेक्शनल के ऊपर, और डिपेंडेंसी के ऊपर हमारे पास 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। उन्हीं में से पहला आता है फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा आता है हमारा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा आता है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो इन 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। आप इसे नोट कर लिया। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की। हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, किसे कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको इंग्लिश की बुक लिखना है, तो आपके लिए उसमें सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा क्या आना चाहिए, आपको ABCD आना चाहिए। जो अल्फ़ाबेट्स हैं 26 की 26 आपको अल्फ़ाबेट्स आना चाहिए। उसके बाद ही तो आप क्या कर पाओगे, बुक को पढ़ पाओगे या बुक को लिख पाओगे। तो सबसे बेसिक्स आपको क्या है, ABCD के लेटर आना चाहिए, ठीक है। तो यही है, जैसे हमारे 26 लेटर होते हैं, तो उसी तरीके से हमें बाकी की और फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। तो हमारे का उसी को फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। देखो एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ। जैसे आपको हिंदी की बुक लिखनी है, ठीक है, हिंदी की बुक लिखनी है, तो सबसे पहले आपको बेसिक सी चीज़ बिल्कुल और बिल्कुल क्या आना चाहिए, उसमें आपको लिखना आना चाहिए छोटा बड़ा। तो ये हमारे स्वर आना चाहिए। क्या, सबसे पहले तो हमारे जो 11 स्वर है, सबसे पहले तो आपको वही आना चाहिए। उसके बाद स्वर की मदद से क्या बनते हैं हमारे व्यंजन। तो आपको स्वर आना चाहिए। स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र रूप से, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो भी किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। क्या, जैसे हमारे स्वर किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसी तरीके से जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो भी किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटली क्वांटिटी क्या होती है, अ क्वांटिटी, हेडिंग डालेंगे अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर, या फिर लिखेंगे ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, फॉर इट्स मेजरमेंट, ठीक है। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको किसी पर डिपेंड नहीं होती। ये डिपेंड किसी पर हुई, इंडिपेंडेंट होती हैं। ये खुद पर डिपेंड होती हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होती। जैसे के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, PQ। और यहाँ पे लिखेंगे हम इनकी SI यूनिट्स, कौन कौन सी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। और यहाँ पे लिखेंगे उनके सिंबल्स, मतलब किससे किसको डिनोट करते हैं, ठीक है, इनके सिंबल्स। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी आती है हमारी लेंथ, ठीक है, लेंथ। लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। हम लेंथ को किस में लिखते हैं, मीटर, मीटर। यहाँ पे लिखेंगे SI यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर। और इसके सिंबल क्या हो जाएगा हमारा, M हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या हो जाएगी हमारा मास, ठीक है। मास को हम किस में लिख सकें, किलोमीटर, किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम, मीटर नहीं, किलोग्राम, किलोग्राम। तो हम यहाँ पे इसका सिंबल क्या हो जाएगा हमारा, kg। और नेक्स्ट हम डालते हैं टाइम, यहाँ पे लिखते हैं टाइम। तो हमारा ये टाइम है, टाइम को कैसे, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे सेकंड,
ठीक है, और इसे किससे डिनोट करते हैं, टी। टाइम को क्या होता है हमारा, टी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, केल्विन। केल्विन, और इसको हमारा केल्विन को किससे करते हैं, के। ठीक है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा हमारा, केल्विन का हो जाएगा हमारा केल। नेक्स्ट होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ी थी पहले से 9th क्लास में या 10th क्लास में, हाँ 10th क्लास में पढ़ी थी, एम्पियर। एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होती है, और एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी, कितनी हो गई अभी, 5, 2 और बची है। नेक्स्ट बची है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ये लाइट वाली इंटेंसिटी होती है। जो हमारा बल्ब है ना, जो बल्ब 1 सेकंड में कितनी इंटेंसिटी यूज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी ऐसा यूनिट है कैंडला। कैंडला, कैंडला, KECENDLA, कैंडला। और हमें इसे किससे डिनोट करते हैं, हम CD से डिनोट करते हैं। और हमारी लास्ट बच जाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ, शायद ये तो आप पढ़ चुके हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे कर, ऐसा ही मोल, और इसका सिंबल क्या होता है, MOL। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, MOL। क्या आपको बोर्ड पर एक एक दिख रहा है, हाँ आपको सारी यूनिट्स दिख रही हैं। ठीक है, ये होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम बात कर दीजिए, आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, लेंथ की मीटर, लेंथ की हमारी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। ये आप अच्छे से रट लो, ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ये हमारी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से आप किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो किसी पर भी डिपेंड नहीं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खुद पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे स्वर है, स्वर क्या होता है, इंडिपेंडेंट, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको कहते नहीं है स्वर। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी पहली क्वांटिटी। अब बात आती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रैंक डालते हैं ड्राइव्ड। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो देखो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारी बहुत सी टाइप की होती है। जैसे कि आपने स्वर पढ़ा हुआ, व्यंजन पढ़ा है आपने, तो व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर की मदद से बोलते हैं, जो हमारे स्वर होते हैं उनकी हेल्प से बोले जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो उसी तरीके से हमारी क्या होती है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी की, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हो, किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हो। तो जो हमारी जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी, अब जितनी भी हमारी ये क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी आई, हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, अब जितनी भी हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी होंगी, जितनी भी अब क्वांटिटी बची है, मेरा कहने का मतलब हमारी जितनी भी क्वांटिटी बची है ना, अब वो बची कुची क्या होने वाली है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होने वाली है। सिर्फ 2 रह जाएंगी, जो कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में जाएगी। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेड अप ऑफ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी से, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं, विच इज कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हो, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जाम्पल हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड। स्पीड पहले तो स्पीड, स्पीड किससे बनी होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये हमारी जो स्पीड है, ये स्पीड किससे बनी है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस भी तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंड है। क्या, जो हमारी डिस्टेंस है वो किसी पर डिपेंड नहीं है, क्या किसी पर भी डिपेंड। लेंथ, लेंथ लिखी थी ना, लेंथ मीन्स डिस्टेंस, तो ये किसी पर, लेंथ ही क्या होती है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे इसका ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से हम एरिया की बात करें, किसी भी एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया तो किसी का भी हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ लिख दी, तो ये एक लेंथ और ये ब्रेथ, ये लेंथ मीन्स एल, और ब्रेथ भी तो एक तरीके से, ये हमारी मान ली लेंथ, ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, तो एक तरीके से ये भी तो हमारी लेंथ ही है और ये भी तो लेंथ ही है, तो एल इंटू एल लेंथ, तो मतलब क्या होता है इसकी मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। ये आपको ऐसा यूनिट अच्छे से आना चाहिए। तो ये कैसी हैं, ये किसी पर डिपेंड है। उसी तरीके से आप और भी ले सकते हो, जैसे कि आप और भी लेना हो तो हम ले सकते हैं, यहाँ पे फोर्स की ले ली, ठीक है, और भी फोर्स से पहले हम एक्सीलरेशन लिखते हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन लिखा। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी,
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो हम क्या लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी तो क्या हो गई, ये जो हमारा एक्सीलरेशन है ये भी तो ड्राइव्ड क्वांटिटी हुई। अब देखो फोर्स की बात करें, फोर्स की बात करें, फोर्स का क्या होता है मास इनटू में एक्सीलरेशन। मास क्या है, मास को हम किस में लिख सकते हैं केजी, एक्सीलरेशन को क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सीलरेशन मीटर, तो ये अब इसकी जो ऐसा यूनिट है, जो हमारी यूनिट आ रही है इसको न्यूटन भी तो लिखते हैं। तो जो ये जो न्यूटन आ रही है ना वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और ये हमारी ये अलग ही ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी पर डिपेंड नहीं है ये क्वांटिटी। हमने ये बताया जी एसआई यूनिट से, जो हमारी जो एसआई यूनिट से किसी पर डिपेंड नहीं। लेकिन ये जो हमारी यूनिट आई है ना ये भी तो हमारी ड्राइव्ड यूनिट है। जैसे ये ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है उसी की ये हमारी ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है। जैसे कि वर्क की बात करें, वर्क, ठीक है, वर्क क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आप लोगों को कॉस थीटा वगैरह। लेकिन जो कॉस थीटा होता है इनकी कोई यूनिट्स नहीं होती, ये तो आपको पता है, इसलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी तक आपने साथ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ, तो हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या रहा था केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस उसी तरीके से हमारा डिस्टेंस क्या होती है मीटर, तो क्या होती है मीटर इनटू मीटर, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं जूल। ये हमारी कैसी यूनिट आई है ड्राइव्ड यूनिट आई है, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आएगा ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है। ये ड्राइव्ड यूनिट है, ये ड्राइव्ड यूनिट है, ये ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड यूनिट। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये तो आपको बहुत अब तो बेसिक सा हो गया होगा, इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए यहाँ। तो अब आप हेडिंग डालो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हमारी सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स। पहली होती है, सबसे पहले की बात करते हैं। पहला तो होती है हमारा एंगल, या फिर हम जैसे बोल सकते हैं प्लेन एंगल। क्या सा होना एंगल बोलें, या फिर हम बोल सकते हैं इसे प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल मतलब एक 2D में सोचना है आपको, जो हमारा एंगल बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए 2D में। तो ये जो एंगल बनेगा वो कैसे में बनना चाहिए 2D में बनना चाहिए। क्या जो हमारा जो एंगल बन रहा है वो कैसे में बनना चाहिए 2D में, ये 2D में। तो ये इसे बोलेंगे हम प्लेन एंगल। जो थीटा बन रहा है ना तो ये क्या हो गया हमारा प्लेन एंगल हो गया। क्या ये प्लेन एंगल हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला हमें फाइंड करना, तो देखो ये इस तरीके से हमें एक बार बना ली। तो ये क्या होती है हमारी आर्क, और ये क्या होती है हमारी लेंथ होती है, या फिर इसे बोल सकते हैं हम रेडियस। ये हमारा इस तरीके से पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, जो भी होगा इस तरीके से। और ये यहाँ पे हमारा इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये इतनी सी हमारी रेडियस हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा का। थीटा निकालना तो हम किस तरीके से निकालते कर सकते हैं, एरिया आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं इसको, आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा हुआ। ये क्या होती है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। शायद आपने 10th क्लास में 12th चैप्टर में पढ़ा है लेंथ ऑफ आर्क के बारे में। सेक्टर्स वाली चीज़ें पढ़ी हैं उसमें आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। अब इसकी हम ये तो हमारी क्या थी फिजिकल क्वांटिटी थी। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है रेडियन, क्या रेडियन। और इसकी हमारे सिंबल क्या होता है RAD, ठीक है। सिंबल यहाँ पर डाल देते हैं, सिंबल डाल दें। अब आपने ये भी पढ़ा हो, अभी शायद नहीं पढ़ा होगा कि हमें जो हमारा रेडियन है उसे डिग्री में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है 360 = 2 पाई रेडियन, ठीक है RAD। या फिर लिख सकते हैं हम 180, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा पाई रेडियन, इस तरीके से। और इसे क्या लग सकते हैं हमें 1 डिग्री = में पाई अपॉन 180 डिग्री = में रेडियन। अब मान लीजिए हमारे पास कन्वर्ट करना रेडियन में, मान लीजिए हमारे पास एंगल गिवन है 30 डिग्री। एग्जांपल के लिए पूरे एक चीज क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 30 डिग्री, अब आपसे बोला जाए इसे रेडियन में करो। 1 डिग्री = क्या था पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो बस यहाँ पे हमें किसका पूछा 1 की जगह 30, तो हम लेंगे 360। देखो क्वेश्चन है 1 डिग्री = हमारा पाई अपॉन में 180 रेडियन, ठीक है। ये है अब हमें 360, तो अब क्या करें 30 डिग्री करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू में 30 डिग्री इंटू में रेडियन। तो बस इससे हम कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 6। तो हमारा कितना आ रहा है आंसर, हमारा आंसर कितना आएगा पाई अपॉन में 6 रेडियन। 1 डिग्री में कितना पाई अपॉन में 6 रेडियन, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसकी सेकंड बात करते हैं। तो पहले आप इसको नोट करो,
नोट कर लिया। तो अब हम इसकी सेकंड की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकंड, बात करते हैं सॉलिड एंगल। क्या? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल को आपको किस में मेजर करना है? इसको हम 2D में कर रहे थे, सॉलिड एंगल को आपको 3D में मेजर करना पड़ेगा। तो मैं ये आप इतना नोट करो, थोड़ा मैं इसको भी रफ कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है? या फिर लिखा रहने देता हूँ, ठीक है? अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से 3D में एंगल को ऑब्जर्व करना है। ये आपको ये 3 डिग्री में इस तरीके से एंगल बनाना है, एक कोन टाइप की बनाना है, 3 डिग्री ऑब्जर्व करना है जो ये। तो ये इसको कहते हैं हम सॉलिड एंगल। जो हमारा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सॉलिड एंगल, जो यहाँ पे थीटा बन रहा है, यही होता है हमारा सॉलिड एंगल। और ये जो सरफेस होता है, जो हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। और ये हमारी क्या होती है? रेडियस होती है, ठीक है? यदि हमें इसका थीटा फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे? थीटा अपॉन में एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर छोटा सा एरिया के लिए भी डी ए अपॉन में आर स्क्वायर, ये भी इसका फॉर्मूला होता है, आगे काम में आएगा। इसलिए अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ नोट करते चलो, ठीक है? आपका ये पहला चैप्टर है, क्लास 11th का बेसिक सा है। इससे पहले फिजिकल वर्ल्ड था तो बहुत वैसा चैप्टर था, ठीक है? इतना समझ में आया, इसलिए आप इस फॉर्मूले को नोट कर लो। ये थीटा, देखो सॉलिड एंगल का मतलब मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे निकालना है, एक पॉइंट पे, तो वहां पे आपको एक सॉलिड एंगल बनाना पड़ेगा, चारों तरफ उसकी लाइनिंग करना पड़ेगी इस तरीके से। तो उसका जो ओवरऑल सरफेस आएगा, जो ओवरऑल ऊपर की हो इस तरीके से, वो होगा हमारा सॉलिड एंगल। जैसे कि मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो हमें इस पॉइंट के लिए चारों तरफ से एक सॉलिड इस तरीके से सॉलिड एंगल बनाना पड़ेगा। और फिर जहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये थीटा बन रहा है, इसी को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल ये इस सॉलिड एंगल, और इसकी हमारी SI यूनिट यहाँ पे लिखेंगे, SI यूनिट स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसकी SI यूनिट क्या होगी हमारी? स्टेरेडियन। और इसका सिंबल क्या हुआ? इसका सिंबल हो जाएगा हमारा SD। सिंबल क्या हो जाएगा हमारा? SD। सिंबल हमारा क्या हो जा रहा है? SD हो जा रहा है। तो बस आपको इतना ही पढ़ना था, ये थोड़ा सा याद रख लेना आपको, ठीक है? आगे काम में जाएगा। और ये सिंबल मैंगल तो आपको सब देखो, ये जो हमारी एंगल और या प्लेन एंगल और जो हमारे सॉलिड एंगल, इनके डायमेंशन ही हो गए हैं, इनके पास नो डायमेंशन। आप यहाँ पर नो डायमेंशन, यहाँ पर लिख सकते डायमेंशन लेस, दीज आर डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ये हमारे क्या होती हैं? डायमेंशन लेस होती हैं, इनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता। क्या? इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ठीक है? ये लग रहे हैं दे हैव नो डायमेंशन, इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं अगर ये डायमेंशन होता क्या है, तो आप इसको नोट करो और हेडिंग डालो डायमेंशन। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशंस क्या होते हैं हमारे? अभी हमने क्या पढ़ा? फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था हमने। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या पढ़ा था हमने? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। और जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो कितने टाइप्स की थी? 7 टाइप्स की हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की पढ़ी थी। तो जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैगी ना, उन्हीं से ही हम डायमेंशन का पता लगाते हैं। क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही हमारी डायमेंशंस बनती हैं। किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही, ठीक है? हमसे पूछा जाए कि लेंथ का डायमेंशन क्या, तो मतलब हमें लेंथ, इन्हीं का ही हम डायमेंशंस निकालते हैं। जितनी भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैंगी ना, उन्हीं का ही हम डायमेंशंस निकालते हैं। तो उन्हीं में से हमने मान लिया हमारे पास लेंथ है पहले, ठीक है? लेंथ भी क्या है? एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो देखो बच्चों, इनकी यूनिट्स की बात की जाए तो इनकी यूनिट्स अलग अलग होती है। मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, किलोमीटर होती है, डेसीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है। ऐसी बहुत सी यूनिट होती हैं इसकी, ठीक है? अलग अलग हो जा रही है हमारे पास, ऐसी बहुत सी यूनिट्स है। पर हमने क्या कर दिया? पूरे वर्ल्ड में इनको एक सिंबल दे दिया। क्या? सिंबल सबने पूरे वर्ल्ड में हमने क्या दे दिया? इसको एक सिंबल दे दिया L, और उसे एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्या? इस तरीके से उसे हमने क्या कर दिया? एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इस L पे जो पावर आएगी, क्या? इस L पे अब जो पावर आने वाली होगी वही होगी हमारी डायमेंशन। अब क्या? जो हमारी पावर होनी होगी वही होगी हमारी डायमेंशन। लेकिन किसका डायमेंशन? लेंथ का डायमेंशन। अब जो भी पावर आएगी तो वही होगा, मतलब जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, उन्हीं के ही डायमेंशंस होते हैं, ठीक है? तो हम जी यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी PQ, और यहाँ पे लिखते हैं सिंबल्स, ठीक है? यहाँ पे लिख दिए हमने सिंबल्स। पहला तो है लेंथ। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी जाती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है? अब दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी कैसी हो जाएगी? यहाँ पे मास। और मास को हमें लिखना है कैपिटल M, कैपिटल ही यूज करना, हर एक लेटर कैपिटल, और उन्हें आपको ब्रैकेट में बंद करना है। ब्रैकेट में बंद करोगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप उसके डायमेंशंस दिखा रहे हो, इसलिए आपको ऐसे ब्रैकेट में ही, कोई भी आओ आपको इस तरीके से ब्रैकेट में ही बंद करने हैं, ठीक है? इतना है समझ में? अब देखो, ये तो हो गया मास। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए, अब ये मास के बाद आता है हमारी नेक्स्ट आती है टाइम।
टाइम, तो टाइम को आपको कैपिटल टी में लिखना है, ठीक है, कैपिटल सेकंड्स में नहीं, कैपिटल टी में ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर को आपको किस में लिखना है, केल्विन, जो हमारा टेम्परेचर है ना, आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, टेम्परेचर को आपको करना है के में, कैपिटल के, और एक और आता है, और किस में कर सकते हैं हम, थीटा से, इन दो से हम कर सकते हैं टेम्परेचर को रिप्रेजेंट। देखो बच्चों, मेनली आपको के से ही लिखना है, के ही आपको याद रखना है। यदि आपके पास क्वेश्चन में जब तक क्यू गिवन नहीं आए तब तक आपको क्यू का ऑप्शन नहीं है, यूज़ नहीं करना है, ठीक है। टेम्परेचर के लिए हमारे पास दो यूनिट यूज़ की जाती हैं, कहीं पे आपको के भी और कहीं पे लिखा होगा क्यू भी, थीटा भी, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्या क्यू नहीं होगा, ये थीटा हुआ, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको दोनों लिख दिए, लेकिन आपको के ही मानना है, के ही लिखना है, क्या, के ही यूज़ करना है। और नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक RIC, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट में आपको लिखना है ए, और या फिर लिख सकते हो आई, ये इसमें भी सेम है, आपको सिर्फ और सिर्फ करंट में ए लिखना है। यदि आपके पास आई गिवन हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आई का मतलब हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का ही डायमेंशन दिया है हमारे लिए, इलेक्ट्रिक करंट का पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का कितने डायमेंशन हो, तो आपके पास जो भी डायमेंशंस की पावर होगी वही हमारी इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारा कौन बचता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थोड़ा और नीचे लिख देता हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल सी से, ठीक है। क्या आपको बोर्ड पर दिख रहा है पूरा, एक और बन सकता है, हाँ हमारा लास्ट भी बन सकता है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट और हमारा कौन सा रह जाता है, एक और हमारा जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखना है आपको MOL, ठीक है। इस तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा सिर्फ आपका स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, MOL, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये है, अब इन्हीं से ही हमारे सारे डायमेंशन से निकलने वाले, और इन्हीं के ही हमारे डायमेंशन से निकलते हैं। तो देखो हमारी, अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, क्या, अब डेफिनेशन की, अभी हमने डेफिनेशन तो पढ़ी नहीं थी, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है डायमेंशन, डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस क्या होती है, हमारी पावर्स, ये क्या दी गई है हमारे पास, पावर्स, डायमेंशंस क्या होती है, हमारी पावर्स, टू बेस द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर अराइज्ड इन ऑर्डर, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैगी ना, उनको एक पावर देनी पड़ती है, क्या, उनको एक पावर देनी पड़ती है, पावर देना पड़ेगी टू एक्सप्रेस द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी, जो भी किसी भी हमारी जो भी क्वांटिटी है ना, उसकी जो यूनिट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी को पावर देनी होगी, क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर देनी होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन। डायमेंशंस क्या है, देखो फिजिकल क्वांटिटी को हमें क्या बनाएगा, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको पावर देनी होगी, जो भी हमारी किसी भी, जो भी हमारी यूनिट्स है, जो भी हमारी क्वांटिटी है, उनकी जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी जो यूनिट्स है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स पर पावर देनी होगी, उसी को ही बोलेंगे हम डायमेंशंस। अब हमने इसको पावर दे दी 1, तो लेंथ का डायमेंशन 1, यदि इसका 2, हमें 2 लगा दी पावर, तो लेंथ का डायमेंशन होगा हमारा 2। आगे बात करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, डायमेंशंस बनाना सीखो तब। तो उससे पहले आप एक नोट डालो, एक नोट, ठीक है, ये नोट्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो पहले डालो, क्योंकि बीच चैप्टर के बीच में अच्छा नहीं लगेगा, वैसे तो आगे काम है। जैसे कि हमारा साइन मतलब साइन कॉस टेन, कोई सा भी एंगल हो, यदि थीटा की वैल्यू हमारी कोई भी हो, शायद साइन 30 दी हो, शायद एक्स वाई दे हो, कोई भी ऐसी वैल्यू आ रही है हमारी साइन थीटा के अंदर, तो भी ये भी थीटा के फॉर्म में ही गिवन होती है, माइनस का। तो यदि हमारे पास साइंस का ऐसी हो जाए तो इसका मतलब होगा ये जो अंदर वाली होगी पूरी डायमेंशन लेस होगी, डायमेंशन लेस, ये भी हमारी कैसी होने वाली, डायमेंशन लेस। उससे साथ में ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी, ये भी होगी हमारी डायमेंशन लेस, ये भी क्या होगी हमारी डायमेंशन लेस। एक तो ये हो जाती है। उसी तरीके हमारी नेक्स्ट हो जाती है ई की पावर में, हमारा कोई सा भी जाए, ई की पावर में एक्स होता है, मान लो और भी हो जाते हैं बाय, कुछ भी हो, तो वो भी हमारी कैसी होगी, डायमेंशन लेस। और उसी तरीके से हमारा आता है एक लॉग,
लॉग की पावर, लॉग में कुछ की लॉग के अंदर भी हमारा कुछ भी होगा तो वो भी होगा हमारा डायमेंशनलेस, और साथ ही साथ में ये पूरा ये भी होगा डायमेंशनलेस, इसके अंदर का भी डायमेंशनलेस होगा और इसके बाहर का भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो मैं एक बार अच्छी राइटिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या हमारा डायमेंशनलेस है। ए की पावर में कोई भी होगा वो भी हमारी डायमेंशनलेस होगी। तीसरी लॉग की पावर में भी कुछ भी होने वाला होगा या फिर लॉग के साथ कुछ भी लिखा होगा तो वो भी हमारी डायमेंशनलेस होगी। ठीक है, अब हम आपको फॉर्मूलाज बनाना सिखाते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये अच्छे से नोट्स कर लिए होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने डायमेंशंस बना ली, आपको वो सारे याद हो गए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड। स्पीड कैसी है? एक हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। कैसी है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। किससे किसके में लिए? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ठीक है, डिस्टेंस का मतलब क्या? लेंथ। और लेंथ को क्या? मीटर पर सेकंड। ये तो हमारी इसकी एसआई यूनिट्स है, लेकिन हमें किस में करना है? डायमेंशंस के फॉर्म में लिखना है। तो हमने मीटर को क्या मानना है? एल। हमने बताया था एल। मीटर को क्या मानना है? आपको एल मानना है। और देखो बच्चों, उसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया था। ठीक है, अभी बता देंगे, कोई बात नहीं। एल, ठीक है। और उसी तरीके से हमें और टाइम को क्या मानना है? टाइम। सेकंड को क्या मानना है? टी। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब ये टी उधर जाएगा तो हमें इसे देखो, अभी मत लगाओ, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखोगे ना उसमें एल टी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं टी, और ये टी ऊपर चलाएगा, ये माइनस टी, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1। तो ये होगा हमारा डिस्टेंस का डायमेंशन। इसमें स्पीड में डायमेंशन ऑफ लेंथ। स्पीड में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? तो लेंथ का डायमेंशन होगा 1। स्पीड में टाइम का डायमेंशन क्या होगा? देखो फिजिक्स फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन आ रहा है, टाइम का क्या होगा? -2। तो इसको देखो, इनको बेसिकली इस फॉर्म में लिखा जाता है MLT के फॉर्म में। MLT जनरल फॉर्म। आप वहीं पर हेडिंग डाले ना, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म इनका जनरल फॉर्म किस में लिखते हैं? MLT के फॉर्म में लिखते हैं। जो हमारे ABC क्या रहती हैं? ABC रहते हैं हमारे डायमेंशन। क्या रहती है? ये हमारे डायमेंशंस रहते हैं, जो हमारे ABC ये हमारे डायमेंशन है, और ये हमारे जो अल्फ़ाबेट है वो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल्स हैं। ठीक है, किसके कौन सिंबल्स है? फंडामेंटल क्वांटिटी सिंबल्स। ठीक है, ये हमारे सिंबल्स है। अब देखो, इसमें हम आपको ये तो थोड़ा बेसिक्स था होगा। अब देखना यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड एरिया की। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ भी क्या है हमारा? मीटर, और ब्रेथ भी क्या होता है? मीटर। और मीटर को मतलब हमें किस में डालना है? मीटर मतलब लेंथ मीटर की। ये तो हमारी ऐसा यूनिट्स है। अब इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना है, डायमेंशंस बना लीजिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर की। एक तरीके से यहाँ पे आ जाता है मीटर स्क्वायर, तो हम इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एल का स्क्वायर। एल स्क्वायर लिखेंगे अकेला, क्यों? लेंथ, हमने लेंथ को एक स्पेसिफिक दे दिया एल, तो हम उसे हमेशा एल में ही लिखेंगे। ठीक है, अब अब देखो इनका जनरल फॉर्म हमारे ये तरीका होता है MLT के फॉर्म में। MLT के, तो हम इसे MLT के फॉर्म में ही लिखेंगे। MLT के फॉर्म में लिखेंगे हर एक को MLT के। तो हाँ, यहाँ पे M नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे और L हमारा कितना है? 2, और उसी तरीके से T कितना है? 0। तो इसको भी हमें इसी तरीके से लिखना पड़ेगा MLT के फॉर्म में। ठीक है, M0 L1 T1। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसी नेक्स्ट बात की जाती है वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी और स्पीड हमारे लगभग, वेलोसिटी और स्पीड के हमारे सेम डायमेंशंस आ रही। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो टाइम की ऐसा यूनिट्स क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम की क्या होती है? सेकंड्स। ठीक है, टाइम की सेकंड्स और चेंज इन वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो मीटर को हमें किस में लिखना है? एल, और टाइम को किस में लिखना है? टी। उसी तरीके से हमें टाइम को किस में लिखना है? टी, टाइम को टी। अब इसका हमारा डायमेंशन क्या बन जाएगा? हमारा टी। और ये देखो ये टी इनवर्स में, ये भी डिवाइडेड में, तो यहाँ पे क्या लगा? इनवर्स। इस तरीके से हम क्या लिख देंगे? ये देखो यहाँ पे टी नीचे है, ये टी नीचे है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? T-2 लगा देंगे। क्यों? ये टी इनवर्स में है, इसको ऊपर ले आए, तो हम इसको कैसे लगेंगे? M0 L1 T-2। अब इसमें आपसे पूछा जाए
एक्सीलरेशन में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन होगा हमारा 1। क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेंथ का डायमेंशन, एक्सीलरेशन में हमारा लेंथ का डायमेंशन 1, एक्सीलरेशन में मास का डायमेंशन 0 होगा, और लेंथ और एक्सीलरेशन में टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टाइम का डायमेंशन, तो टाइम का डायमेंशन होगा ये -2। यही होते हैं हमारा डायमेंशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्स की, ठीक है, आप सीख जाओगे धीरे धीरे। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू में एक्सीलरेशन। इनकी मास का क्या लिखते हैं हम, केजी, ठीक है, केजी इंटू एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें इनसे डायमेंशंस बना सकते हैं। डायमेंशन केजी को किस में लिखना है, एम को, केजी मतलब मास, केजी मतलब मास, मास को क्या लिखना है, कैपिटल एम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम लिखा, इंटू इंटू, और ये मीटर, मीटर को किस में लिखना, लेंथ में, हमने लेंथ में लिख दिया। और ये टाइम डिवाइडेड में है तो टाइम डिवाइडेड में जाएगा टाइम स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पर डायमेंशन बनाएंगे m1 L1 और ये t-2। इस तरीके से हम एक्सीलरेशन का डायमेंशन बना सकते हैं। ये किस, सॉरी हाँ, इस तरीके से ये हमारा फोर्स, ये फोर्स का डायमेंशन था, और ये फोर्स को हम न्यूटन भी लिखते हैं। ये न्यूटन तो एक ड्राइव्ड यूनिट है, ये इससे ड्राइव्ड होके आई है यूनिट, ठीक है। तो हमें और अच्छे फॉर्मूला बना सकते हैं। पहले आप इतना नोट करो, एक बार अच्छे से समझो इसमें बोला क्या गया है, ठीक है, इसको नोट करो। यहाँ पे लिख देता हूँ जर्नल, यहाँ पे जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म, ठीक है। जर्नल फॉर्म में क्या लिखेंगे, यहाँ पे MA LB और ये T, इस तरीके से। बस हमें 3 काफ़ी हैं, जरूरी नहीं है, बस ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का, ठीक है, तो इसी फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट डालते हैं मोमेंटम, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हेडिंग नंबर हो जाएगी, शायद हमने भी 4 कर लिए थे, यहाँ पे 5 में डालते हैं, ठीक है, 5 डालेंगे। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू सेल। मास को हम कैसे लिखते हैं, केजी, उसी तरीके से हम केजी इनटू वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। तो केजी को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला केजी को क्या लिखेंगे हम, मीटर, एम, केजी को क्या लिखेंगे, मास, केजी क्या हमारा मास, मास को क्या लिखेंगे, एम इंटू एम। अब यहाँ पे क्या होगा जी, एम लेंथ, मीटर को मतलब लेंथ, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा टाइम। तो इसकी हमारी एसआई की यूनिट होगा। यहाँ पे हमारा डायमेंशन क्या बन जाएगा, M1 L1 T-1। तो ये किसका बन गया, हमारा मोमेंटम का। अब देखो मोमेंटम में मास का डायमेंशन क्या है, मोमेंटम में मास का डायमेंशन है 1, मोमेंटम में लेंथ का डायमेंशन है 1, मोमेंटम में टाइम का डायमेंशन है -2। ये डायमेंशन निकल रहा है ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज आएंगी इस फॉर्म में, जितनी भी होंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही हमारे डायमेंशन आने वाले हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं 6। तो 6 हम क्या लें, वर्क डालते हैं, ठीक है। वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू साइन थीटा भी होता है। यदि आपने अभी तक साइन थीटा नहीं पढ़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी सेम है। हमने बताया साइन थीटा ये कैसी होती है, डायमेंशनलेस, इनका कोई डायमेंशन नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब 0 हो जाएंगे, नहीं, इसका कुछ डायमेंशन लिखेंगे। लेकिन फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स का अभी बताया था फॉर्मूला, इसलिए फोर्स का तो आपको रखना ही है यार। देखो फोर्स का मैं फिर से निकाल के बताएंगे। फोर्स क्या होता है, MLT-2। मैं फिर भी आपको एक बार निकालता हूँ। फोर्स कैसे वाला था, मास इंटू में एक्सीलरेशन। मास हमारा क्या होता है, केजी में, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में मीटर पर सेकंड। केजी का क्या होता है, एम, कैपिटल एम, केजी M1, L कितना हो जाएगा हमारा 1, और T-2। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का हो जाएगा ML, यहाँ पे क्या होगा हमारा M1 L1 T-2, ठीक है। और इनटू में हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ किस में होती है, एल को हम देखो एक चीज़ आप कंफ्यूज हो रहा है किस में, लेंथ और मास, ये दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्या, लेंथ को हम क्या पढ़ते हैं, लेंथ को हम एल और किससे डिनोट करते हैं, मीटर से डिनोट करते हैं। और मास को हम केजी में करते हैं। और अभी किस में कर रहे हैं हम, देखो लेंथ को हम किस में डिनोट कर रहे हैं, केजी में,
और अभी हम किस में लग रहा है, मीटर में। तो आप यहाँ कन्फ्यूज हो रहा है। तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला की बात की जाए, डायमेंशन सिंबल है, ये डायमेंशन सिंबल है, ये SI यूनिट्स है, SI यूनिट्स नहीं, डायमेंशन सिंबल्स यूज़ करना है। ये इनके डायमेंशन सिंबल्स है, L M, मास का M, L का L। तो अभी ये SI यूनिट्स आप यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए कह रहा है आप डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सीखो, नहीं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस थोड़ा आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डायमेंशन क्या, तो हमारा वर्क का निकाल जाएगा, वर्क का क्या निकाल आएगा, L, तो M L2 और T-2, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, वर्क का निकल के आ गया, ठीक है। ये तो हमारा किसका आ गया, वर्क का आ गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं। देखो इसमें हमारे वर्क में मास का डायमेंशन क्या है, 1, वर्क में टाइम का डायमेंशन क्या है, -2। इस तरीके से हम डायमेंशन अब सिर्फ बना सिखाएंगे, अब डायमेंशन की बात नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम पावर इज इक्वल टू में क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। पावर क्या है, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क। ये देखो वर्क का हमने अभी निकाला है, तो वर्क को एज इट इज लिखेंगे ML2 - T2 और अपॉन में टाइम का क्या है, टाइम का क्या है, 1, टाइम क्या था, 1। अब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो रहा है, देखो अभी भी नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ये इस तरीके से, और अपॉन में 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये निकल आएगा डायमेंशन। तो मतलब पावर में टाइम का डायमेंशन क्या है, -3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे 4 डालते हैं, 8। अब यहाँ पे डाल लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी क्या था, ½ mv², mv² होता है, तो mv² मतलब kg या वर्क, kg इनटू में मीटर पर सेकंड स्पीड, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का, थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे डिस लिखा। अब kg को हम क्या लिखा, मास मतलब कैपिटल M, और इनटू मीटर मतलब लेंथ, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, और सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट है, सेकंड को क्या लिखेंगे, सेकंड को क्या लिखेंगे, टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे T, और ये हमारा स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो हमारा ये आंसर कैसे में M1 कितना आ रहा है, 1, और L हमारा क्या आ रहा है, देखो 2, और ये T डिवाइडेड में था तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, -2। ये T डिवाइडेड में कहने का मतलब है यहाँ पे इस तरीके से डिवाइडेड में T है, ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारे अभी कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप नोट करो। 8। तो अब हम डालते हैं नंबर 9th में लिखेंगे प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन में एरिया। देखो फोर्स अपॉन में एरिया, मैंने क्या कहा था आपसे, सबकी यूनिट से याद, फोर्स की आपको एक फोर्स की रखना है याद, आपको एक वर्क की यूनिट लगना है। फोर्स की हमने क्या बताया था, MLT -2 ML1 T-2 अपॉन में क्या आएगा, एरिया क्या होता है हमारा, मीटर², मीटर क्या होता है, लेंथ, तो हम यहाँ पे गए L2, ठीक है, L2 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा इसका डायमेंशन क्या बन के जाएगा, M1L -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ऊपर गया 2 -2 था हमारा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2L, और ये +1L, तो क्या बचेगा, -L और T-2। ये इस तरीके से, ये हमारा किसका निकाला, प्रेशर में लेंथ का डायमेंशन क्या है, लेंथ का डायमेंशन है -1। प्रेशर में टाइम का डायमेंशन क्या है, प्रेशर में टाइम का डायमेंशन है -2, तो ये डायमेंशन निकला है। अब उसके बाद हम डालते हैं नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। अब स्ट्रेस क्या हुआ, स्ट्रेस का भी हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, फोर्स अपॉन में एरिया। जो हमारा देखो प्रेशर का रहता है वही सेम फॉर्मूला क्या रहता है, स्ट्रेन का रहता है, तो इसका भी हमारा डायमेंशन होगा वो जैसा सेम ही आएगा जी। ये क्या था, स्ट्रेस का। अब नेक्स्ट देखो, आपने फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेन का। स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन लेंथ, क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। देखो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो हमारा डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का क्या होगा हमारा, L, क्या हुआ, लेंथ हमारी किस में लिखेंगे, L, अपॉन में यहाँ पे भी क्या होने वाली है, L, तो ये L से L कैंसिल होंगे, तो इसका मतलब ये कैसी होने वाली, डायमेंशन लेस है। ये हमारी क्वांटिटी कैसी है, डायमेंशन लेस है। ये भी हमारी कैसी है, डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एक मिनट अच्छे से लिख दें, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, 1 अपॉन में टाइम, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का होता है, तो इसका फॉर्मूला है M0
एल जीरो टी माइनस वन। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। अब नेक्स्ट बात हैं इम्पल्स के बारे में। फॉर्मूला नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फोर्स अपॉन में इंटू टाइम। फोर्स इंटू में चेंज इन टाइम, फोर्स इंटू में चेंज इन टाइम। फोर्स का क्या होता है हमारा एम एल टी माइनस टू, ये हमारा किसका था फोर्स का एम एल टी माइनस टू, और इंटू टाइम, टाइम का क्या होता है हमारा टी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइम का टी। तो हमारा ये देखो अब की बार क्या हो जाएगा हमारा एम एल टी माइनस थ्री। तो इसका मतलब क्या है, इम्पल्स में टाइम का डायमेंशन हमारा क्या है, इम्पल्स में टाइम का डायमेंशन होने वाला हमारा -3। ठीक है, इम्पल्स में हमारा टाइम का डायमेंशन क्या होगा -3 होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये था हमारा पॉइंट नंबर 13। ठीक है, आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। 14। अब हम थोड़े एंगुलर के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। आप देखो आपको फॉर्मूले बनाने, देखो अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ना, उसके बाद आप बनाओ। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन में टाइम, सॉरी वेलोसिटी अपॉन में रेडियस। वेलोसिटी का क्या होता है हमारा मीटर पर सेकंड, मीटर में क्या होता है लेंथ पर सेकंड मतलब टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, अपॉन में क्या होता है हमारा रेडियस, रेडियस भी क्या होगा हमारा डिवाइडेड बाय टाइम, रेडियस एल लेंथ होगा। यहाँ पे भी हमारा देखो ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा है लेंथ, ये इस तरीके से मैंने इस टाइम को नीचे डिवाइड में कर दिया है टी, और रेडियस हमारा क्या होता है लेंथ, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे लेंथ, तो ये लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगा, डायमेंशन क्या लगा m0 l0 t माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का है समझ में, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे होगा -1, या ये ऊपर से नीचे से ऊपर गया ना, ये t हमारा जो ऊपर चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्पेलिंग पर मत जाना। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला हमारा क्या है 2πf, इसका आप बनाओ जब तक मैं आपको नेक्स्ट लिखता हूं। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आता है एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी ओमेगा से। अब आते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको डिनोट करते हैं अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, और नेक्स्ट हम डाल देते हैं हेडिंग नंबर 14, इसमें हम क्या लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr sin थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, देखो आप तो अभी सिर्फ बनाना सीखो। ठीक है, अब यहाँ पर 2πf, देखो ये हमारे कांस्टेंट टर्म का कोई भी हमारा कोएफिशिएंट रहना, उसमें आप नोट में ये और में बताना होगा कि हमारा जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म, उसमें हेडिंग नंबर 4 बनाएगा, जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म होगी ना वो भी हमारी कैसी होंगी डायमेंशनलेस। ठीक है, हमने आपको एक छोटा सा नोट्स बनवाया था ना, उसमें ये हेडिंग भी डालो डायमेंशनलेस। ठीक है, इतना समझ गया। तो 2π हमारा डायमेंशन, f क्या हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था 1/t। अब इस t को बस ऊपर ले जाना है, t का मतलब क्या था हमारा टाइम, टाइम को किस में डिनोट करेंगे t से ही, तो m0 l0 t1। तो हमारा इसमें सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन किसका मिलेगा, हमारे एंगुलर फ्रीक्वेंसी में हमारे लिए सिर्फ डायमेंशन मिलेगा टाइम का, वो भी कैसा मिलेगा -1 मिलेगा। अब उसके बाद आते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी एंगुलर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का हमने अभी फॉर्मूला लगा रहा, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या था सिर्फ इसमें -t, और चेंज इन टाइम, टाइम किसको लिखना t, ये t यहाँ पे +1 होगा, तो यहाँ पे हमारा टाइम ऊपर जाएगा, तो फिर क्या होगा m0 l0 t-2, इसका ये फॉर्मूला बन किया जाएगा, क्यों ये पॉजिटिव ऊपर जाएगा अगेन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम, ये m क्या है मास, m क्या है मास, मास मतलब m, ठीक है, डायरेक्ट डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, m, और u क्या है मीटर पर सेकेंड, लेंथ अपॉन में टाइम इंटू में r, हाफ r क्या है रेडियस, लेंथ, साइन थीटा क्या है साइन थीटा, एक डायमेंशन लेस आ जाएगा, तो हमारे पे क्या जाएगा m l2 t -1। तो ये हमारा किसका आ गया एंगुलर
मोमेंटम का। ठीक है, अब हमारे एंगुलर मोमेंटम पे पूछे, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जिसमें हमारा आ जाए करंट एम्पियर वगैरह और आ जाए। ठीक है, करंट वगैरह और आ जाए और टेम्परेचर जाए, उसकी और बात कर लेते हैं। तो ठीक है, आप इसको नोट करो। इलेक्ट्रिक चार्ज, सर 19 हो गया था। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्या होता है? करंट इनटू में टाइम। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? करंट इनटू में टाइम। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो करंट को किससे डिनोट करते हैं? ए, और टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? टी। टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। टाइम को टी, तो यहाँ पे T1, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा आंसर में? M0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा T1, सॉरी L0, ML0 T1 और माइनस ए। अब ये आप पीछे क्वांटिटी लगा सको। ठीक है, आपको MLT के फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन आपको ये MLT तो लिखना ही है। फिर भले आपको यहाँ पे अकेला आपको एम्पियर करंट का अकेला निकालना होता है। ठीक है, तो आपको करंट में कैसे लिखना होता है? इस तरीके से लिखना पड़ता है। करंट का अकेला M0 L0 T1 A1 करंट का। ठीक है, करंट का अकेला डायमेंशन निकालते तो इस तरीके से लिखना, लेकिन आपको MLT लिखना है। ठीक है, जनरल फॉर्म में तो उसे रिप्रेजेंट करना ही है। तो ये हमारा किसका आ गया? इलेक्ट्रिक करंट का। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा क्या हो गया? वर्क डन अपॉन में चार्ज। यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। वर्क, वर्क, वर्क का क्या होता है? हमने आपको बताया था क्या होता है। देखो वर्क ही याद रखना आप। वर्क क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ML2 माइनस T2। यही था ना हमारा फॉर्मूला। चेक करते हैं गलत था क्या। ठीक है, फोर्स, फोर्स का क्या फॉर्मूला आएगा? फोर्स ML माइनस T2 इनटू में L2 L1। ये था ना फोर्स का क्या था? MLT माइनस 2। तो हमारा क्या हो गया? ML2 माइनस T2। तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला वर्क का। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ML2 T माइनस 2, यहाँ पे होगा T माइनस 2। ठीक है, ये तो हो गया। अब चार्ज, चार्ज का हमने अभी यहाँ से निकाला। चार्ज का क्या था हमारा? करंट और टाइम, A1 T1, करंट इनटू में टाइम। अब तो यहाँ पे क्या बचेगा? ML, अब देखो ML2, फिर उसके बाद आएगा टाइम माइनस 3 और A माइनस 1 M। ठीक है, तो ये इसका अब आपसे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करंट का डायमेंशन क्या है? तो करंट का डायमेंशन होगा -1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करंट का डायमेंशन कितना होने वाला है? -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ये तो सब आपने पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज अपॉन में टाइम। ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू में IR। आई क्या हमारा? रेसिस्टेंस। तो हम रेसिस्टेंस को V इक्वल टू IR होगा। V इक्वल टू में I इंटू में R। हमें R चाहिए तो I को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, वोल्टेज अपॉन में टाइम, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यही तो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं यहीं से देख के लिख दूँ, इसलिए कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप धीरे धीरे साइन बनाना सीख जाओगे, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना। अभी हमने जितने क्वेश्चन कराए आपने 1-2 बार कर लिए, तो आप करना सीख जाओगे। ईजिली है, बहुत ईजी है। टाइम को हम किससे लिखते हैं? टी। तो यहाँ पे हो जाएगा टी, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम आई होगा, सॉरी करंट यहाँ पे आई था, टी नहीं हुआ, आई। करंट हमारा क्या निकालना है? तो करंट का Q1 निकालना पड़ेगा। करंट क्या होता है? ए, तो हम सिंपल ए लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकालेगा? ML2 T माइनस 3 और A माइनस 2। ठीक है, ये निकाला है। अब हम एक और देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या लिखें? नेक्स्ट टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट में क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? लेंथ। तो टेम्परेचर को हम किससे लिखना है? K, और इसी तरीके से हमको लेंथ को हमें क्या लिखना है? L। तो हमें क्या है? M0 L1 T0 और K1 आएगा। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये किसका होगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट का हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो बच्चों, अब हमने ये बेसिक्स से हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बनाना सीख सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।